है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब होता है कि जो चीज डीएनए की मैनिपुलेशन में या फिर डीएनए की रिकॉम्बिनेशन में या फिर डीएनए किसी भी तरह रिस्ट्रक्चर करने में, न्यू फॉर्म देने में, या फिर कहते हैं चाहे हम रिफॉर्म किसी तरह देते हैं, किसी भी तरह से बनाते हैं, उसमें हैं, उसमें कोई चेंजेस हम करते हैं, ठीक। फाइन। तो वो सब किसकी वजह से होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक मतलब होता है जीन, इंजीनियरिंग मतलब होता है स्लाइड। ओके। तो बेसिकली जो होता है जेनेटिक मतलब क्या होता है कि जीन, और इंजीनियरिंग मतलब उसमें चेंजेस लाना, कुछ क्या करना कि परिवर्तन करना, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ इट इज विद टेल मी इट इज ओके। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? It is a newly born display of science in which genes are manufactured under highly controlled laboratory condition. Basically इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक ऐसा साइंस है जहाँ पे जो जीन्स है वो मैनिपुलेट होता है मैन्युफैक्चर मतलब एक नया, जैसे कि एक जीन है, ये समझो वो है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस लाया। जब चेंजेस लाया तो हमने क्या किया, एक नया जीन को हमने फॉर्म किया, ठीक। और कैसे फॉर्म होता है? तो ये लैब में होता है। तो अंडर कंट्रोल किसके कंट्रोल में होते हैं? लैब की कंडीशन में इसको कंट्रोल किया जाता है और लैब में इसको बनाया जाता है, ठीक। हाँ, सच मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन मतलब जिसमें परिवर्तन होता है डीएनए में या फिर जीन में, जब उसको हम नया चेंजेस लाते हैं या फिर न्यू प्रोसेस में उसको डालते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कैसा टेक्नोलॉजी है? ये इस तरह का टेक्नोलॉजी होता है जैसे कि समझो ये जीन है, इसमें चेंजेस लाई, यहाँ पे हमने चेंजेस किया, और चेंजेस करने के बाद ये जो प्रक्रिया हुई इस पर डीएनए रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब री और कॉम्बिनेशन, इसको अलग कर दो। तो री मतलब होता है फिर से, और कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, दोबारा उस चीज को जुड़ना, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। Therefore, genetic engineering and recombination are used as synonyms. यहाँ पे क्या कहते हैं, जब अगर हम कहें तो देखिए, हालांकि हम आप ये देखेंगे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और combination ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची। इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जीन में हम किसी भी तरह का चेंजेस लाते हैं, उसमें न्यू प्रोसीजर को ऐड करते हैं, डीएनए को हम क्या करते हैं, नए तरह से फॉर्म करते हैं। और जीन रिकॉम्बिनेशन में क्या है? तो रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ भी एक डीएनए होता है जिसमें क्या कहते हैं, हम उसको कुछ चीजें को ऐड करते हैं, फिर कोई एंजाइम की हेल्प से किसी उसमें नया चेंजेस लाते हैं, उसको फिर से रिकॉम्ब करते हैं मतलब एक टेक्नोलॉजी के जरिए। इसी वजह से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो डीएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का क्या है? पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, ठीक। इट एन इन विट्रो प्रोसेस origin फॉर्म हाइब्रिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? ये क्या इन विट्रो प्रोसेस है? इन विट्रो प्रोसेस क्या होता है? अब बेसिकली इन विट्रो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक टेस्ट ट्यूब लैब में या फिर वॉच क्लास या फिर किसी भी एक मतलब बेसिकली टेस्ट ट्यूब भी लेंगे, तो उसके अंदर इस चीज के अंदर करने वाली जो प्रक्रिया होती है, किसी चीज में अंदर ही जो परिवर्तन किया जाता है, उसको बोलते हैं इन विट्रो प्रोसेस, ठीक। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट मतलब जो डीएनए का पीस ले लेंगे, छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, तो उसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो क्या होता है कि उसको अलग से ओरिजिनेट, जैसे कि अगर हमारे पास एक डीएनए प्रेजेंट, समझिए हमारे पास डीएनए है, या अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे जो ये लाइन है इसको हमने कट कर दिया। अब कट करके न्यू एंजाइम के जरिए हमने, समझो हिंड सेकंड फर्स्ट के जरिए यहाँ पे इसको क्या कर दिया? ऐड। तो ये जो फ्रेगमेंट है, डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसको हटा के एक नए बाहर के सामान को ला हुआ है उसमें उसको ऐड कर देंगे,
तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, एक डीएनए में दूसरे डीएनए का चीज ला के अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसको रिकॉम्बिनेंट है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अगर समझो बाय इन एक्सीडेंट किसी इंसान का हैंड जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, अब टूट के क्या हुआ कि फिर समझो टूटा नहीं, चलो उसको बता देते हैं, एक्सीडेंट केस थोड़ा अलग हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि समझो किसी का हाथ कट गया, ठीक, हाथ वहां पे कट गया और कट गया, और फिर क्या कहते हैं उसको, मतलब वहां पे उसमें क्या होता है कि उस जगह पे उस मतलब स्किन नहीं है, स्किन बिल्कुल भी नहीं है। अब उस इंसान को उस हाथ पे जहाँ पे वो हाथ कटने की जरूरत है, तो डॉक्टर ने क्या किया कि उस कट करके उस हैंड पे लगा दिया। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट स्किन। वहां पे इसलिए हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट स्किन, क्योंकि जब किसी मतलब एक जगह के स्किन को हटने के बाद दूसरी जगह के स्किन को हम लगा रहे हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ठीक, क्योंकि नया चीज लाके जोड़ा है, रिकम्बाइन किया है। कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, और री मतलब होता है फिर से पुनः जोड़ना। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जब एक डीएनए में दूसरे डीएनए के आप सामान को लाकर जोड़ते हैं तो उसको हम हाइब्रिड डीएनए भी कहेंगे। हाइब्रिड डीएनए कैसे होता है, क्योंकि अगर एक सिंगल होता है उसको हम डीएनए कहेंगे, लेकिन क्या कहते हैं जब उस सिंगल मोनो डीएनए में हमने एक नया डीएनए को ला के ऐड किया तो वो हाइब्रिड होगा, क्योंकि दो भी चीजें जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा चीजें आती हैं उस चीज को हम हाइब्रिड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम टूल्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 तरह के टूल्स होते हैं। ठीक, पहला है एंजाइम, दो आता है क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा आता है क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम यहाँ बात एंजाइम, तो एंजाइम जो है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका रजिस्ट्रेशन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है डीएनए लीकेज। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स हैं बेसिकली सारे अभी जो एंडोन्यूक्लियस है ये कहते हैं, और भी इसमें कहते डिवाइड होंगे, तो आप देखोगे कि कहते हैं इसमें काफी तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक अगर मैं बात हिंड 1, हिंड 2, हिंड 3, मैं इसलिए हिंड नाम ले रही क्योंकि एंजाइम का नेम है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलीसैक, बहुत सारे, फिर पॉलीमराइजेशन, तो बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो कि ऐड होते हैं। ओके, और फिर डीएनए लीकेज इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एंजाइम। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि टॉल हो गया या फिर ROI हो गया, तो ये सब सारी जो चीजें होती हैं ये सब आती है इनमें। नाउ सेकंड क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि जो क्या कहते हैं टूल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टूल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा कि वो एंजाइम है, दूसरा पार्ट हम देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर है। अब क्लोनिंग वेक्टर वर्ड से क्या आप समझते हैं, क्लोनिंग मतलब होता है किसी भी 2 चीज का जुड़ना। ठीक, और वेक्टर मतलब क्या होता है कि जो जोड़ने वाला होता है। तो क्लोनिंग मतलब होता है 2 चीजें अलग अलग जुड़ने जो, और वेक्टर मतलब जो उनको जोड़ेगा। ठीक, तो जो क्लोनिंग वेक्टर है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्लाज्मिक फेस फैक्टर, तीसरा है कॉस्मिक। ओके, फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वेक्टर तो हुए, मतलब वेक्टर वो साधन हुआ जो क्लोन को, मतलब जो क्लोन्स हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये डीएनए है, एक ये डीएनए है। अब हमको क्या करना है कि इस डीएनए का इतना जो पार्ट है इसको कट करके इसमें ऐड करना है हमको। ठीक, और यहाँ पे ऐड करना है। तो ये जो जोड़ने वाला काम हो रहा है, जो ये 2 क्लोन है, अलग अलग जो 2 क्लोन है, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो इन जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वेक्टर काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद वेक्टर तो काम कर रहा है, लेकिन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो वेक्टर बन के आएंगे और जोड़ने का काम करेंगे, तो वो ऑर्गेनिजम्स आपके हैं ई कोलाई, ईस्ट और फंगस। ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स हैं ये वेक्टर बन के आएंगे और क्लोन को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, नाउ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ क्लीवेज फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल सीजर। अब देखो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा इंडोन्यूक्लियस होता है टूल की तरह। एक टूल मतलब क्या होता है कि एक क्या यंत्र। ठीक है, हम यंत्र यूज कर सकते हैं वर्ड।
टू जो एक टूल की तरह, एक धातु की तरह, एक यंत्र की तरह ये क्या काम करता है, ये एंडोन्यूक्लियस। ये एंडोन्यूक्लियस बेसिकली ये काम करता है कि जो डीएनए होता है, ठीक है, दो अलग अलग डीएनए को उनको रिकम्बाइन करने का काम करता है। ठीक, जो डीएनए होता है अलग अलग समझो डीएनए है, उनको रिकम्बाइन मतलब उनको जोड़ने का काम करता है। इस वजह से, और इसका फंक्शन बेसिकली और क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जैसे समझो हमारे पास एक ये डीएनए है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास डीएनए है। अब ये जो डीएनए है यहाँ से ये जब कहते हैं अलग हो रहे हैं, तो अलग कौन करेगा इनको? क्लीवेज फंक्शन मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। ठीक, तो इनको क्लीवेज करने का काम कौन करेगा? गैप। तो गैप बनाने वाला काम जो करेगा वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही करेगा। ठीक, अब इसने गैप बना दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, इसने गैप बना दिया। अब क्या कहते हैं, जब इसने गैप बना दिया तो इसको फिर कहते हैं जो क्लोनिंग फैक्टर है वो आएगा जोड़ने के लिए। और वेक्टर के बाद क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंगस हो गए, ईस्ट हो गए, इकोलाई हो गए, ये वेक्टर के रूप में आएंगे, उसको जोड़ देंगे। बेसिकली यही पूरा एक प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना कि रेजिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सीजर। अब बायोलॉजिकल सीजर इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसका फंक्शन होता है, जो उसकी कार्य होती है, जो उसकी क्रिया होती है, इसकी क्रिया बेसिकली क्या होती है, तो इसकी क्रिया ये होती है कि जैसे आपके पास डीएनए है, समझिए आपके पास डीएनए है, तो ये जो डीएनए आपने इसने अलग किया है, तो इसको काटा कौन, इसको अलग करने का कौन काम कर रहा है? क्योंकि एक जुड़ेगा तो ऐसे ही इसके ओवरलैप हो जाएगा। जब ओवरलैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओवरलैप होना मतलब है कि एबनॉर्मल कंडीशन हो गया डीएनए में। ठीक, अब ओवरलैप ना हो तो इसलिए अलग से उसको नया डीएनए जोड़ना है, तो उसको काटने का कौन होता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सीजर। ठीक, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। अब आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया कहने का ये मतलब है कि बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग होता है, उससे दूर रहता है। आइसोलेशन वर्ड आप जानते हैं, जैसे कोरोना जब पीरियड था, अब वैसे अभी भी कोरोना नहीं है, लेकिन जब कोरोना पीरियड है तो इस वर्ल्ड यहाँ पे जो आइसोलेटेड है बहुत यूज किया गया उस टाइम। तो आइसोलेटेड मतलब क्या होता है कि अलग होना, अलग रहना। तो ये क्या है कि ये बैक्टीरिया से अलग है। ठीक, these enzymes are naturally found in bacteria to protect organism against invading virus through they are found in bacteria but do not cut the bacterial DNA because the bacteria modified its own registration by the methylation। अब सुनो, कहने का ये मतलब है कि ये जो आपका, ठीक है, ये जो एंजाइम है ये बेसिकली क्या, कौन है? एंडोन्यूक्लियस। ये क्या होता है कि आपके नेचर में, प्रकृति में पाया जाता है, वो भी किस, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, इसी वजह से ये क्या काम करता है कि ये बैक्टीरिया को कट नहीं कर पाता है। बैक्टीरियल जो डीएनए होता है, जो एंडोन्यूक्लियस है, वो बैक्टीरियल डीएनए को कट नहीं कर पाता है। इस वजह से ये बैक्टीरियल डीएनए से अलग रहता है। अब सुनना है क्यों अलग हुआ? तो क्या होता है कि बेसिकली ये जो एंजाइम है ये नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे ही बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है, जो कि क्या काम करता है, क्या इसका रोल होता है? प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, किससे? इन्वेडिंग वायरस से। इन्वेडिंग वायरस मतलब वो जो कि आके आपको हार्मफुल करे, या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उनको हार्मफुल करे, किसी भी तरह को उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं पहले से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और फिर क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होने के साथ साथ काम करता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है। थ्रू दे आर बैक्टीरिया। ठीक, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये क्या कर देगा? दे डू नॉट कट द बैक्टीरियल डीएनए। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बैक्टीरियल डीएनए को कट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो खुद से अपना एक रेस्ट्रिक्शन साइट करता है, वो खुद से एक नया रेस्ट्रिक्शन बनाता है जिसको हम बोलते हैं मिथिलेशन। अब जो मिथिलेशन होता है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब बैक्टीरिया क्या करता है कि अगर बैक्टीरिया कट होना होगा, बैक्टीरिया खुद से अपने को कट करेगा, फिर खुद से अपने को अलग रखेगा, तो अपने जो उससे खुद के अंदर एक है रेस्ट्रिक्शन, वो क्या है? वो मिथिलेशन है। वो मिथिलेशन से अपने को अलग करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया को कट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, और बेसिकली सबसे मेन रीजन, लॉजिकल रीजन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियल डीएनए को इसलिए नहीं कट कर सकता है क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है, वो खुद से उसको फॉर्म करता है जिसको हम मिथिलेशन बोलते हैं। इस वजह से जो वो उसको कट नहीं कर सकता है।
ए एम्बर वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड द एक्सटेंशन ऑफ दिस एंजाइम। जो ए एम्बर नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले इस एंजाइम के बारे में बताया था। ठीक, इन्होंने कहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था? इन्होंने ऑब्जर्व किया था वायरल डीएनए को, वायरल फाज। अब आप एक बात बताओ, बैक्टीरियोफाज से तो हर कोई फैमिली है ही। अब आप जैसे कि टीएमबी देखो, तो मैकोमोयस, तो वहां पे बेसिकली क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफाज नहीं पाया जाता है ना। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, अगर याद करो तो याद आएगा। तो चाहे समझो इसके 6 पैर हैं, याद आया? टीएमबी ऐसे ही होता है ना, कुछ याद है आपको? ये क्या होता है कि यहाँ ऊपर की तरफ क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ डीएनए होता है, यहाँ पे ये हेड होता है, यहाँ पे ये टेल इसको कहा जाता है, और फिर यहाँ पे जो ये कहते हैं क्या होता है, इसके जो जुड़े हुए होते हैं रूट टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली इनका इतना फंक्शन, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इस तरह से जाके ये अटैक करता है, इस वजह से ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक, और जो ऊपर वाला होता है, ऊपर में क्या होता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आरएनए भी होता है, तो डियर आरएनए तो ठीक है, लेकिन ये पहला ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, अब फटाक से सब बताओ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है? कमेंट करो, हम आगे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है बताना जल्दी से। टीएमए में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैक्टीरियोफाज है, ये हमारा क्लियर हो गया। बैक्टीरियोफाज क्या है हमारा? ओके, बैक 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 बैक, फाइन। Viral DNA of bacteriophage, yes, single stranded. DNA of bacteriophage enter in a bacterial DNA that of virus was cut into up small pieces. यहाँ पे क्या होता है कि जो है प्रेजेंट, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एम्बर जी ने देखा कि क्या कहते हैं, उन्होंने उसको कट किया बैक्टीरियोफाज में, और जो मतलब जो वायरस डीएनए था उससे कट किया एक छोटे स्मॉल पीसेस में। अब आप सोचो कि डीएनए खुद ही इतना स्मॉल होता है कि आपको नहीं दिखेगा, अपने नेकेड आई से आप नहीं देख पाओगे डीएनए को। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप, फिर क्या कहते हैं और टूल्स यूज करने पड़ेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो टूल्स यूज करते हैं, ऐसा नहीं टूल्स नहीं, क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप आ चुका था। तो उन्होंने टूल्स यूज किया, और यूज करने के बाद उन्होंने क्या कहते हैं डीएनए को स्मॉल पीस में डिवाइड कर दिया, वायरस के डीएनए को स्मॉल पीस में डिवाइड कर दिया। फिर क्या होता है, दिस एंजाइम वाज फर्स्ट ऑसिलेटेड। ये जो एंजाइम है सबसे पहले और किसने देखा? तो सबसे पहले स्मिथ जी ने और नेथन जी ने देखा था। वो भी कौन से बीमारी में? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, ये इन्फ्लुएंजा डिसीज को कॉज करता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन में इन्फ्लुएंजा होता है उसको भी डिसीज को ही कॉज करता है। तो इन्होंने ये दोनों साइंटिस्ट ने इसको देखा, और फिर क्या हुआ कि 1978 में इन दोनों लोगों को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, नाउ अब आप इसके बारे में देखिए। Endonuclease restriction enzyme. The restriction enzyme is a nuclease enzyme that cleaves. Okay, fine. अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप जानते हैं क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या करता है कि डीएनए को क्लीवेज करेगा। डीएनए क्लीवेज मतलब डीएनए को तोड़ेगा, अलग करेगा उनके सीक्वेंस को, और फिर रैंडमली और स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और फिर क्या बताएगा ये क्या काम करता है, ये बताएगा साइड में कौन सी जगह उसको तोड़ा गया है और कौन सी जगह, तो इसका ये काम होता है। कट डीएनए बाय क्लीविंग। अब डीएनए जो कट करता है डीएनए को, तो कौन से बॉन्ड पे तोड़ता है? तो फॉस्फोडाइल बॉन्ड होता है, वहां पे वो क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, और फिर डीएनए के जो नए स्ट्रैंड को लाकर उसको फिर जोड़ने का काम करेगा। टू बाइंड द रिकॉग्नाइज डीएनए कट स्पेसिफिक साइट। देखो बेसिकली वही कह रहा है कि वो डीएनए रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, जिस साइड को उसने तोड़ा है फिर उसको बताएगा कि यहाँ पे हमने तोड़ा है, और फिर वहां पे आप जाइए उसको लगा दीजिए। और जो लगाए सीक्वेंस बेस लगाया जाएगा, नया ला के लगाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्शन साइड बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि ईच रिस्ट्रिक्शन साइड इज अ पैलेंड्रोम। अब आप इस वर्ड को समझो, पैलेंड्रोम क्या वर्ड होता है? तो बेसिकली पैलेंड्रोम वर्ड वो होता है, चाहे आप उसको
चाहे आप उसको पीछे से पढ़ो, वो एक जैसा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें मलयालम, मलयालम जो वर्ड होता है, चाहे आप उसको आगे से मतलब उल्टा करके लिखना शुरू, अच्छा पीछे से लिखना शुरू करो, तो बेसिकली वो इसी तरह से दिखता है पैराड्रोम में। ठीक, अब इसमें लेकिन पैराड्रोम में इसमें ऐसे वर्ड नहीं यूज किया जाता, इसमें ऐसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं पैराड्रोम की इसके लिए, तो इसके लिए कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, को पहले से क्लियर करूं मैं, थोड़ा इनलार्ज, देखो पैराड्रोम के लिए, जैसे कि अब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा और बड़ा, चाहे तो आप इसको लिख लेना। यहाँ पे समझो हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइड है, ठीक, और यहाँ पे क्या है हमारा क्लीवेज प्रोडक्ट है, ये साइड से क्लीवेज प्रोडक्ट में जाएगा। अब G A T T C, ठीक, अब क्या किया हमने, GACTT हमने क्या किया कि यहाँ पे GAATTC लिखा है, ठीक, ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि जो G है इसको हम अलग करेंगे, क्लीवेज, ये जो जी है इसको हमने अलग कर दिया है, यहाँ पे ये वाला चीज को हम अलग करेंगे, अलग करें थोड़ा सा जो गैप बन गया बीच में। अब जब इसको हम उल्टा लिखेंगे, लिखेंगे CTTAAG, हमने ये लिखा, ठीक है, और फिर इसके बाद CTTAAG, ए है बच्चा, ए है, तो हमने इसमें अलग किसको किया, इसको किया था। तो बेसिकली देखो, चाहे हम यहां से पढ़ें इसको, ये तो समझो डीएनए का, इसमें तो पैराड्रोम नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि ये डीएनए का है। पैराड्रोम होता है, चाहे वो मलयालम लिखती हो, मुझे ज्यादा सही लगेगा। अरे हाँ, पैराड्रोम के लिए सबसे अच्छा तुम लोग को एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ, क्या, MAM, मैम, ये जो मैम वर्ड हुआ, अब मैं अगर पीछे से शुरू करूं, MAM, यहां से शुरू करूं चाहे यहां से शुरू करूं, लास्ट में हमारे पास क्या है, यही लिख के है ना, हम यही वर्ड होता है, चाहे आप उसको पीछे से शुरू कीजिए चाहे आप उसको आगे से शुरू कीजिए, रिजल्ट उसका हमेशा वही आएगा जो रहता है। ठीक, पैराड्रोम का सबसे छोटा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यही चीज, कि पैराड्रोम मतलब वो होता है, चाहे हम उसको पीछे से पढ़ेंगे चाहे हम उसको आगे से पढ़ेंगे, दोनों का मतलब। अब मैंने लिखा, समझो ये समझो एम मेरा 1 था, एम मेरा 2 था, फिर जब मैंने फिर पीछे वाले एम से स्टार्ट किया, तो वही तो मतलब आया ना, तो यही होता है पैराड्रोम। ठीक, अभी समझाने के लिए लिखा था एग्जाम, एग्जाम में नहीं दोगे एग्जाम्पल चल जाएगा। कहाँ गया पैराड्रोम, पैराड्रोम कहाँ गया, हाँ ठीक, बात क्या रहा है, देयर आर 2 or 4 base point cutter because they reorganize with the nucleus of 6 4 nucleoside। अब 6 4 जो न्यूक्लियोसाइड्स था वही जो मैंने बताया, GAA वाला TC वाला, वही 6 4 न्यूक्लियोसाइड की बात चल रही है। यहाँ पे इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, खैर यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू होता है कि कितने पार्ट में क्लासिफाइड हुआ, क्या है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन वो जरूर लिख लेना। और हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, देयर आर 2 different टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन होता है, पहला जो होता है इंडियो न्यूक्लियस होता है, सॉरी एक्सो न्यूक्लियस होता है, दूसरा जो होता है इंडियो न्यूक्लियस होता है, एक्सो। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, एक्सो बोल रहा है तो एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, इंडो बोल रहा है, इंडो मतलब होता है जुड़ना। तो नाम पे मत जाना, नाम जरूरी नहीं है कैसे ही हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, catalase hydrase of terminal nucleoside from the end DNA RNA 5 to nucleus 1 x 2। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है
न्यूक्लियस है वो डीएनए के एंड में आता है, डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल्स में एंड में आता है, बाहर की तरफ आता है, चाहे तो वो 5 से 3 डायरेक्शन में जाए, 3 से 5, 5 से 3, 3 से 5 क्या है, तो जैसे कि आपको ये डीएनए होता है, डीएनए स्ट्रैंड, अब चाहे वो 3 से 5 में जाए, चाहे कहते हैं 5 से 3 में जाए, बेसिकली चाहे यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक, कोई सी डायरेक्शन में जाए। और इससे एग्जाम्पल कौन से हैं, एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं इसके, एग्जाम्पल बहुत कठिन नहीं है, इंडोन्यूक्लियस एक्सेट्रा, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस, क्या हो गया नाउ, इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस में क्या है कि स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस की बात करता है, याद करो एक्सोन्यूक्लियस, एक बार याद रखो न्यूक्लियस का रोल बहुत कम मिलेगा, लेकिन इंडोन्यूक्लियस का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा में, और बेसिकली इंडो न्यूक्लियस आप हर जगह पढ़ेंगे, एक्सो बहुत कम पढ़ेंगे, इंडो ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि इंडो क्या काम करेगा, इंडो क्या कहते हैं, बेसिकली आपको डीएनए क्लीवेज होता है, और इंडो न्यूक्लियस को बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं। इंडो न्यूक्लियस आप में काम, ये आपके साइट को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको तोड़ता है बताता है कि यहाँ पे हमने तोड़ा है, यहाँ पे अब आपको ज्वाइन करना है। फिर साथ ही साथ इसके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और वो तोड़ता कौन सा है, कौन से बॉन्ड को तोड़, तो जो इंडियन न्यूक्लियस है वो डीएनए के है, अंदर की तरफ से फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए के फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड कैसे होते हैं, तो डियर, जैसे डीएनए होता है ना आपका, मैं आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ाई थी, डीएनए का जो वो होता है स्ट्रक्चर, याद है आप लोग को, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है OH, और फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ भी OH, डी में यहाँ पे जो H यहाँ पे इसलिए क्यों होता है, इसकी लैकिंग होती है, इस वजह से इसका नाम है डीएनए। डीएनए इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि डबल तो अपनी जगह ठीक है, इसलिए इसका नाम और भी रखा गया है डीएनए, क्योंकि जब इसका वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक, तो ऐसे ही जुड़ा होता है, हर जगह ऑक्सीजन होगा, बस ये चीज वो ऑक्सीजन नहीं होगा। वही कहते हैं आरएनए में क्या होता है कि हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक, और OH ऐसे होता है ना, यही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है इस तरह से फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप उससे जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ पे फॉस्फेट, फिर ये फॉस्फेट दूसरे डीएनए को इसी तरह से जोड़ेगा, ठीक, इसी चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, जो बॉन्ड है फॉस्फेट रहा है डीएनए को एक दूसरे से, ये क्या करेगा इंडोन्यूक्लियस, यही पे आके कट कर देगा, ठीक। अब यही पे आके इसने कट कर दिया, जब जिस अपने अब आप क्या कहते हैं, आपका एक बेसिक से आपका जो चार्जर है, चार्ज क्या कर, जो मोटा वाला सबसे होता है जो आप प्लग में लगाते हैं, जिसमें अगर निकले हुए हैं एल्युमिनियम, निकले हुए एल्युमिनियम रॉड टाइप के, उनको आप जब प्लग में लगाते हैं, वो और जो वायर कनेक्ट कर रहा है चार्जर को, जो वायर से कनेक्ट करने वाला जो बीच का वायर है, अगर उसी वायर को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज होगा, वो दोनों आएंगे। तो सेम उसी तरह क्या कहते हैं, ये डीएनए क्या करता है, बीच के जो फॉस्फेस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड है, जो कि एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़, वहीं से ये बीच में कट कर देता है इंडोन्यूक्लियस, ठीक। अब रुको, एग्जाम्पल का अगर बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है HindIII, BAM-H1, EcoR1 एक्सेट्रा, ठीक है। आप क्या कहते हैं, अगर आपको समझो EcoR1 याद है, HindIII याद है, आपको याद नहीं आ रहा है, Hind1 लिख दो, Hind2 लिख दो, ठीक है, ये सब भी इंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल है, ठीक। नाउ HindIII, अब देखो HindIII क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीन नेम। अब बेसिकली बताया जा रहा है कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है, क्यों हम लिखते हैं 1 2 3 पता नहीं क्या क्या वर्ड आगे जोड़ते जाते हैं, क्यों, आखिर ऐसा कैसे इसको बनाया गया है, तो इसको इस तरह से बनाया गया है, जैसे कि हिंड बात करें HIN सिर्फ हम लेकर चलते हैं, तो जो IN है
ये क्या है कि जो पहला ये एच वर्ड है इसको कहाँ से लिया गया है, हीमोफिलियस वर्ड से लिया गया है, ठीक। और बाकी जो आई एन है वो कहाँ से है, वो इन्फ्लुएंजा जो वायरस था, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा वायरस, हमने भी जस्ट पढ़ा कि सबसे पहले किसमें देखा गया था, कौन से वायरस से निकाला गया, तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा वायरस से निकाला गया। तो इसी वजह से जो एच है वो क्या है, हीमोफिलिस है, और जो आई एन क्या है, इन्फ्लुएंजा को डिनोट करता है, और जो डी है वो आपके स्टैंड को डिनोट करता है। कौन से स्टैंड है, स्टैंड का टाइप कौन सा है, डी स्टैंड है। और जो थर्ड है वो क्या करता है, वो ये बताता है कि तीसरे एंजाइम डिस्कवर इन दैट ऑर्गेनिज्म, कि थर्ड एंजाइम है जो कि ऑर्गेनिज्म में देखा गया, तो तीसरा नंबर का एंजाइम है ये, तो ये इसको डिनोट कर रहा है। तो जो हिंट 3 है इसका मतलब ये होता है कि जो एच है वो इन्फ्लुएंजा को, सॉरी एच हीमोफीलिया को, आई एन इन्फ्लुएंजा को, डी मतलब स्टैंड की बात कर रहा है, और जो ये थर्ड है इसका मतलब ये बताता है कि तीसरे वायरस में जो तीसरा ये वायरस एंजाइम है और ये तीसरे ऑर्गेनिज्म में देखा गया, इस हिसाब से इसका नाम का निर्माण होता है। किसी भी इंडोन्यूक्लियस का इसी हिसाब से एंजाइम का जो होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। नाउ हियर सी, अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के हम क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे क्लासिफिकेशंस में, देखेंगे देयर आर 3 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप्स ऑफ फाइन, ओके फाइन ओपन, 3 क्लासिफिकेशन बेसिकली है। वो 3 क्या है, तो पहला है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक। इसका डिटेल अभी इतना देख लो, अगली क्लास में इसको एक टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3 क्या होता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। उसका भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो 3 तरह से है। उसके बाद इसमें अगर देखो आप, तो ये जो डायग्राम है इसको जरूर बना लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, जरूर इसको बना लेना। इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, अगर आप ये कोडिंग देख रहे हैं, क्या हो गया, अगर आप ये कोडिंग देख रहे हैं तो आपको ये कोडिंग याद आना चाहिए, ये कोडिंग डीएनए की कोडिंग है, ठीक। अब ये जो कोडिंग है, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था, आपके टॉपिक में था, ठीक है, जेनेटिक कोडिंग, याद आया आपको, जेनेटिक कोडिंग जो था, जेनेटिक कोड, ठीक है। जो आप पढ़ रहे थे तो कुछ इसी तरह से कोडिंग आप लगातार देख रहे थे, कैसे कोडिंग चल रही है कैसे नहीं चल रही है। जो जेनेटिक कोड है ये, अगर आपको इसे आप अगर जब भी आपके पास एक चीज याद रखना है, इसको बड़ा आसान तरीका याद करने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है इसको सबसे आसान, काफी लोग उसका हेडेक बना लेते हैं अपना, बहुत आसान है। एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे पास कभी भी तुमको अगर नहीं याद है, चलो ठीक है तुमको नहीं आ रहा है, तुम एक एक वर्ड नहीं याद कर सकते, मत करो भाई, टेंशन ना लो। जैसे कि तुमने लिख दिया नॉर्मली, तुमने तुक्का मार लिया, तुक्का तो मार सकते हो, तुमने लिख दिया जी, जी टी सी, ए जी, जी ए, ए टी सी, इतना बड़ा तुमने लिख दिया। अब दो दो वर्ड एक बार लेना ना, फिर बीच में क्या कहते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना, क्योंकि एक चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो जी है उसके साथ और सी के साथ ए रहेगा, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक। अब इसमें नहीं किसी में जुड़ा दिया और नहीं, इसमें खिचड़ी मत पकाना। तो ऐसे आपने लिख दिया, आप समझो कि आपको क्या करना है, आपको समझना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो आप उसको कट करके आप समझाना चाहेंगे। अब क्या कैसे आप कट करके समझाएंगे, आपने ये इतना बड़ा लिख दिया, ठीक है, अब इतना बड़ा लिख दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे कि आपने बीच का वर्ड जो है उसको कट कर दिया। अब जब आप बीच का वर्ड कट कर देंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो अलग हो जाएगा, जो ए से यहाँ पे अलग किए तो वो अलग हो गया, और ये जो अलग की ये अलग हो गया, ये तो आपको आसान लगेगा ही। लेकिन जब अपनी सेकंड लाइन लिखी है तो सेकंड लाइन में आप क्या करेंगे, अलग करे रहेंगे वर्ड, ये बताता है कि जो अलग करे रहेंगे उसको सबसे आगे जोड़ेंगे, और इधर का जो रहेगा उसको ऐसे जोड़ेंगे। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये भी खिचड़ी पक है, इसकी टेंशन मत लो, उसका भी आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका ये देखो, ये एग्जांपल यूज, सबसे आसान तरीका मैं जो बताने जा रही हूँ, क्या करना कि 3 बार दो और 3 बार जी लिख दो, ठीक। उसके बाद ये क्या है, आपका रिस्ट्रिक्शन साइड है, ऊपर डाल देना रिस्ट्रिक्शन साइड, यहाँ डाल देना क्लीवेज प्रोडक्ट, ठीक। ये कर दिया, अब क्या लिखोगे, फिर 3 बार सी लिखोगे, फिर गैप बना के 3 बार जी लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने कि आप इस साइड से उसको तोड़ेंगे, यहाँ से सी वाले से तोड़ेंगे। अब आपको पता है कि जब आप इसको तोड़ेंगे
तो अलग तो होगा ही, क्योंकि आपने इसको अलग कर दिया। तो जब आप अलग कर देंगे तो फिर यहाँ पे लिखोगे 3 बार जी, फिर 3 बार सी, और फिर आगे जाने के बाद फिर से 3 बार जी स्पेस 3 बार सी। ये भी आपका हो गया रिस्ट्रिक्शन साइड और क्लीवेज प्रोडक्ट। रिस्ट्रिक्शन साइड मतलब ये साइड जहां से, मतलब ये समझिए एक साइड था, ये मतलब पूरा एक साइड था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए इंडो जो आपका एंजाइम इंडो न्यूक्लियस है, इससे यहाँ पे कट हुआ, कट होने के बाद क्या हुआ कि ये अलग हो गया। एक और हमारे पास था, वहां पे इसको कट किया गया तो ये भी अलग हो गया। ठीक, ये बहुत आसान एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आप एक चीज तो देखे ही होंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं उनमें स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होता है। अगर नहीं आप पता स्टिकी एंड क्या होता है, ब्लंट एंड क्या होता है, कोई बात नहीं, उसका भी आसान तरीका है। देखो, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड होता क्या है, ये डायग्राम्स बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पे आपको इनको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो क्या होता है कि बेसिकली समझिए डीएनए का स्टैंड आपके पास, और डार्क नहीं थी, थोड़ा सा नहीं, ठीक, समझिए आप क्या कहते हैं, डीएनए का स्टैंड आपके पास। ठीक, काफी बड़ा बन रहा है, डीएनए का स्टैंड है, 2 तो है आपके पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये स्टैंड है। अब स्टैंड में क्या हुआ कि समझे यहाँ पे ए है, टी है, जी है, फिर जी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर टी है, इतना है। नीचे जस्ट इसका अपोजिट करोगे, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी करोगे, यहाँ पे फिर ए है, जिस मतलब जैसे यहाँ लिखे रहोगे सीक्वेंस, तो उल्टा यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। ठीक, पैलिड्रोम इसी को बोलते हैं, पैलिड्रोम मतलब उल्टा लिखना शुरू कर दोगे। अब जब लिखोगे तो एक चीज याद रखना, इसको आप तोड़ोगे, क्योंकि देखो अगर आप डायग्राम देखो तो आपको चीज समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, इस तरह से दिया हुआ है, फिर ये क्या कर रहा है, OH है, ये फॉस्फेट डाइजेस्टर बॉन्ड है। फॉस्फेट डाइजेस्टर बॉन्ड बताया था ना मैंने, कि जो होता है डीएनए को जोड़ा रहता है, उसको तोड़ने का कौन काम करेगा, इंडोन्यूक्लियस काम करेगा। जो फॉस्फेट डाइजेस्टर बॉन्ड है, जब यहाँ से ये ए साइड से यहाँ टूटा समझो, तो टूटने के बाद क्या है, यहाँ पे ये ए जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो जैसे वही कॉपी करके आप नीचे लिख दोगे। जहां पे समझो ए को यहाँ से तोड़ा है, तो यहाँ पे ए अलग कर दोगे नीचे लिखते वक्त। ठीक, ये क्या हुआ आपका स्टिकी एंड हुआ। ओके, ब्लंट एंड क्या होता है, तो जो ब्लंट एंड होता है बेसिकली वो कैसा एंड होता है, देखो ब्लंट एंड में क्या खासियत है। ब्लंट एंड वो एंड होता है जो मैंने आपको ये बताया, ट्रिपल C और ट्रिपल G वाला। ठीक, उसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड। तो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड में अंतर क्या है, अब ये जानो। जो ब्लंट एंड होता है, इसका नाम ब्लंट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये किसी भी चीज को बड़ा लंबा तोड़ता है। ठीक, और जो स्टिकी होता है अगर एक बार टूटा जुड़ भी सकता है, लेकिन जो ब्लंट होता है, तो ब्लंट वर्ड से आप नहीं समझते, जैसे शार्प, तो उसका अपोजिट क्या होता है, ब्लंट। ब्लंट मतलब बेकार, बकवास। ठीक, तो जो ब्लंट एंड होता है वो बड़ा बेकार एंड होता है, वो मतलब एक रफली एंड होता है, रफली, शार्प एंड नहीं होता, एक रफली एंड होता है। वही स्टिकी जो एंड होता है एक बहुत शार्प एंड होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को डायरेक्ट तोड़ते हो आराम से, तो वो बड़े आराम से आप उसको कर लोगे, बहुत रफली टूटेगा। लेकिन किसी भी चीज को अगर आप बहुत टेक्निकल थ्रू से तोड़ते हो तो वो स्टिकी कहलाएगा। ठीक, स्टिकी एंड एक साइड से सिर्फ टूटा है, वो आपका आराम से जुड़ जाएगा। लेकिन जो ब्लंट एंड है जब वो जुड़ेगा तो वो बहुत फाइन नहीं जुड़ेगा, वो थोड़ा सा रफली जुड़ेगा। ठीक है, तो स्टिकी एंड में जब भी आप समझना तो एक बात याद रखना कि सिर्फ इसमें एक आपको क्या कहते हैं, एक कोड जोड़ तोड़ना है, सिर्फ एक कोड। अब कोड में भी 3 होते हैं, क्योंकि अगर हम कोड की बात करते हैं, पता है कि कोड में 3 तो आपके वो आ जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कोड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल तोड़ना है, जबकि ब्लंट में क्या होता है कि आपको एक कोड तोड़ना है, एक कोड मतलब उसमें प्रेजेंट है। ठीक, बस आपका इतना ही था।